गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आईटी ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर मैं आपकी टीचर दीपिका सिंह आपको प्राचीन इतिहास विषय की क्लास दूंगी, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस को समय से पूर्ण कराकर प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कराऊंगी। हमारे इस चैनल पर सभी टीचर सभी विषयों को बहुत ही शिद्दत से पढ़ाते हैं, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। आज मैं आपको एसएससी जीडी के लिए प्राचीन इतिहास विषय पढ़ाऊंगी, जिसमें ये मेरा पहला एपिसोड है, जिसमें आपको परीक्षा की जो डेट है वो पास आ चुकी है, तो ज़्यादा समय नहीं आपके पास, इसलिए मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राचीन इतिहास विषय पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको पहला एपिसोड, ये मेरा पहला एपिसोड है। तो आप आइए आज इतिहास विषय को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। प्रायः जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो प्रश्न हमारे बनते हैं वो वेदों को लेके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर ये प्रश्न आते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आपका ए 3, 4, 2, 5। तो वेदों की संख्या इसमें से कितनी मानी गई है, हमारा आंसर होगा 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 हमारे वेद हैं। फिर आपका आता है प्रश्न संख्या दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीन मतलब जो सबसे पहले लिखा गया, सबसे पुराना, उसको हम प्राचीन कहेंगे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा था कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आपने हम बताया यहाँ पे कि वेदों की संख्या कितनी है, ये 4 है। कितनी है? 4। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो आपका है वो सबसे प्राचीन वेद यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो सबसे पुराना वेद है, आपने प्राय प्रश्नों में इसको पढ़ा भी होगा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के नाम पे ही हमारा ऋग्वैदिक काल भी है, क्योंकि ये पूरा सबसे पुराना है और इसमें हमें बहुत सारे स्रोत प्राप्त होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, प्रश्न संख्या 3, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। एक ऋग्वेद जो है वो मंडलों में विभाजित है, तो इसमें मंडलों की संख्या कितनी है। तो पहला आपका ऑप्शन है 8, 5, 10, 7। कितना है? 8, 5, 10, 7। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 10। कितनी संख्या मंडलों की? 10। फिर आते हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। इसमें आपके जो 4 वेद हैं, अभी सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसमें पूछा गया है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। जो संगीत की परंपरा चली है, जिसे आज हम संगीत सुन रहे हैं, म्यूजिक का बहुत क्रेज है ना, तो अब उसमें पूछा गया कि जनक मतलब कहाँ से संगीत की शुरुआत हुई। प्राचीन भारत में भी संगीत का बहुत शौक रहा लोगों को, तो ये पूछा गया ये प्रश्न कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। जो संगीत हुआ वो कहाँ से अवतरित हुआ, तो ये है हमारा सामवेद। ऑप्शन आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें हमारा सामवेद आएगा। ठीक है। फिर आपका आते हैं हम, अब आपका ये वेद खत्म हो गया। अब प्राय ऐसे प्रश्न बनते हैं ऋग्वेद को लेके कि उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न भी कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसमें श्लोक, जिनको ऋचाएं भी कहा गया, जो मंत्र हैं, वो 1028 हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि श्लोकों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है, 1028 है। अब आपने अभी तक जितने ये वेदों के प्रश्न पढ़े ना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रायः वेद पे 1, 2, 4 प्रश्न आ ही जाते हैं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। जो हमारा प्राचीन इतिहास मिलता है ना, वो मतलब धर्म ग्रंथ, जो हमारे धर्म ग्रंथ है यानी वेद और पुराण, उनसे ही हमें प्राप्त होता है। प्राचीन इतिहास हम जाते हैं, जब हम बहुत पीछे जाएंगे तो हम पहले वेद और पुराण ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। अब आपका ऑप्शन यहाँ पे 15, 12, 16 और 18। तो आपका हो जाएगा कितना, डी ऑप्शन 18। ठीक है। तो आपने अभी पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है, 18। कितने पुराण हैं, 18। अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भारत के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, ग्रंथ भी लिखे गए जिसमें है आपका अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम, आचार्य सूत्र। ठीक है, तो इसमें पूछा गया प्रश्न क्या है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, भारत के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया, ठीक है, तो उसमें ये पूछा गया है कि किस ग्रंथ में है उल्लेख किया गया, भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में है? ग्रंथ लिखे गए ना, आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, आर्यभट्टियम है, आचार्य सूत्रम है, तो हमें अष्टाध्यायी में मिलता है। किस में मिलता है? अष्टाध्यायी। ठीक है, ये ग्रंथ है और इसमें हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ठीक है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8, प्रायः परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको दिया जाता है निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? ठीक है, प्राचीन काल में हमारे एक राजा हुए थे भरत। ठीक है, उनके नाम पे ही भारत का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, भारत पड़ा भरत राजा के नाम पे ही। तो ये प्रश्न वहीं से लिया गया है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? तो आप देखते हैं भरत, द्रविड़, दुष्यंत, आर्य। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि क्या है, यहाँ पे दिया है भारत का नाम, तो आप इनमें से इन दोनों में से आपको आपका सही ऑप्शन होगा आर्य। ठीक है, क्योंकि प्रश्न है भारत में से किसका निवास स्थान होने के कारण, निवास पहले कौन आया था? आर्य आए थे, तो ये क्या हो गया आपके आर्य। अब ये प्रश्न आता है आपका प्रश्न संख्या 9, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। ठीक है, ये आपका हो गया पहला प्रश्न। कौन सा? पहला। ठीक है, दूसरा हो गया भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। अब इस तरह से आपको दो दे देगा, इसमें से आपको चूज करना रहेगा सही कौन सा है, गलत कौन सा है, दोनों क्या दोनों ही सही है? तो अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है आपने पढ़ा यहाँ पे ध्यान से, भारत का नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा है भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो क्या ए केवल एक सही है, क्या बी दोनों सही है, या सी 1 और 2 दोनों सही है, और या डी क्या है? डी आपका दोनों गलत। जी, तो अब आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि भारत का नाम ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया, तो ये आपका सही है, ये सही आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा क्या है? भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग, हाँ ये भी प्रश्न आपका सही, ये भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा आगे मैं आपको अपने वीडियोस में ऐसे प्रश्न बहुत सारे जो आते हैं मैं आपको हल कराऊंगी, जिसमें प्रायः इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने वेदों के बारे में जाना, पुराणों की संख्या कितनी है इसके बारे में जाना, और आपका ये भारत के विषय में जो आर्यावर्त इसके विषय में जाना। अब एक आप अक्सर ये पूछता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास की जो जानकारी होती है वो हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला हमारा धर्म ग्रंथ हो गया, दूसरा हमारा जो है विदेशी इतिहासकार हो गए, फिर पुरातत्व संबंधी लेख हो गया, और जो हमारे मतलब जो हम उत्खनन से प्राप्त करते हैं या तथ्यों से प्राप्त करते हैं, साक्ष्यों से प्राप्त करते हैं। तो 4 स्रोत हैं जो हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं। और इतिहास के विषय में भी आप जानते हैं कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले जो पुराना हमारा इतिहास था उसे हम प्राचीन इतिहास, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया ना, प्राचीन इतिहास, फिर हमारा आया मध्यकालीन, जो हमारा मुगल काल था वो हमारा मध्यकालीन इतिहास था, और अभी जो अभी इतिहास है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। हम 3 इतिहास को पढ़ते, तो अभी हम पढ़ रहे थे हमारे कौन से इतिहास को? प्राचीन इतिहास को, क्योंकि सबसे पहले हम अगर कुछ ही पढ़ते तो हम अपना पुराने से लेते हैं ना, तो हमने प्राचीन इतिहास के विषय में पढ़ा। तो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा वेद है इससे हमारे प्रश्न परीक्षा में प्रायः बनते ही बनते हैं, तो कृपया आप इस प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और आगे अपनी परीक्षा की तैयारी करें। और आगे हम आपको वीडियो में और भी अभी आगे का टॉपिक, इसी टॉपिक पे हम आगे और बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, ताकि आपको इसकी तैयारी करने में आसानी हो और समझ में भी प्रश्न आए। ठीक है।
तो अभी हमने अष्टाध्यायी के विषय में पढ़ा था, ठीक है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं, अभी पूछ सकता है परीक्षा में ना कि अष्टाध्यायी के लेखक, ठीक है। अगर ये आपका प्रश्न बन सकता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, पाणिनि। कौन है अष्टाध्यायी के लेखक, पाणिनि। कभी कभी पुस्तकों का नाम भी पूछ देता है कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक ही है आपकी अर्थशास्त्र, जो हम आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लेखक का अक्सर नाम पूछता है, आप जानते भी हैं कि इसके लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे जी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, इनको हम कौटिल्य, यानी कौटिल्य का नाम, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य, इनका और भी नाम है, ठीक है। तो ये आपके अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए, पाणिनि हो गए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए, कौटिल्य हो गए, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए। अभी मैंने इसके विषय में आपसे चर्चा की थी, इसलिए मैंने आपको इन पुस्तकों के लेखक के बारे में भी बताया है। अभी आपने प्रश्न देखे थे ना, ये अष्टाध्यायी के विषय में, और ये अर्थशास्त्र जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो सारी इसमें अर्थव्यवस्था है, गुप्त काल में ये कौटिल्य ने लिखी थी इसको, और ये आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में पूरा इसको शामिल किया गया, विषय में पूछा था। तो अगर ये भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण, क्योंकि पुराणों की संख्या तो 18 है, तो सबके नाम तो पूछेंगे नहीं, तो सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना, जो सबसे पहले लिखा गया होगा, ठीक है, पुराण, सबसे प्राचीन पुराण, पुराण, ठीक है। पुराण कौन सा हो सकता है, यहाँ पे मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति। आपने पढ़ा था ना कि पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है, 18। तो ये भी प्रश्न हमारा बन सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो हमारा मनुस्मृति है। कौन सा है, मनुस्मृति हमारा सबसे प्राचीन पुराण है। अभी हमने क्या पढ़ा, अर्थशास्त्र के लेखक के विषय में पढ़ा हमने, अष्टाध्यायी के लेखक के विषय में पढ़ा, और हमने अभी पढ़ा पुराण। जो पुराण 18 थे, 18 के नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, या फिर सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मनुस्मृति हमारा जो है सबसे प्राचीन पुराण है। इससे इतिहास जो अभी अपने ज़्यादातर वेदों से जो प्रश्न बनते हैं वो यही हैं। आगे जो है हम पढ़ेंगे अब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और कुछ प्रमुख लेखक जो बाहर से आए।